तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज अगली कहानी के साथ मैं उपस्थित हूँ, जिसको हम तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि इतिहास में बहुत ही प्रचलित है। और ऐसा माना जाता है कि यह ब्रिटिश हुकूमत की नींव है, यह युद्ध, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत जो है वो पूर्णतः भारत के छोटे छोटे शासकों को और जो जितने भी उस टाइम तत्कालिक शासक होते हैं उन सबको ये दिखा देती है कि भैया आप जो भी हैं हम ही हैं, हमारे बाद और हमसे पहले जो भी आए थे वो चले गए और हमारे बाद कोई नहीं रहेगा। अब अगर आप हमारी मानोगे तो सही सलामत रहोगे, अदरवाइज आप हमारी गुलामी स्वीकार करोगे और हम जो कहेंगे वही करोगे। और अगर नहीं मानोगे, आप इसमें भी विद्रोह करोगे तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। तो कहानी को हम शुरू करने से पहले एक बार रिवाइज कर लें। 1746 to 48 फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, जो कि शुरुआत कहां से होती है? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को पाने के लिए होती है, जिसमें अंग्रेजों का जो है क्या कहते हैं, एक जहाजी बेड़ा फ्रांसीसियों का लूट लिया जाता है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले जाता है किसके पास? अनवरुद्दीन के पास, मदद की गुहार के लिए। और अनवरुद्दीन मना कर देता है, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों से अनवरुद्दीन की बड़ी साठगांठ होती है, क्योंकि अनवरुद्दीन को कुछ फायदा पहुंचाते हैं अंग्रेज, तो मना कर देता है। फिर फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले होता है वो कहता है कि ठीक है, आप हमारी मदद मत कीजिए। वो जाके मद्रास पर कब्जा कर लेता है, और मद्रास पर कब्जा करने के बाद, चूंकि मद्रास एक बहुत प्रचलित बस्ती होती है जहां से अंग्रेजों को भारी मात्रा में मुनाफा होता है व्यापार से, अंग्रेजों को गुस्सा आता है। अंग्रेजों से उनका जो है क्या कहते हैं, ये चीजें देखी नहीं जाती हैं। लेकिन मद्रास को कब्जे में करने से पहले अनवरुद्दीन को एक वो कह सकते हैं लालच देता है कि भैया ऐसा है, मैं मद्रास को कब्जे में करूंगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिएगा, उसको कब्जे में लेने के बाद में मैं फिर आपको रिटर्न कर दूंगा। ये मैं आपको एक बार रिकैप करवा रहा हूं चीजों को, आप थोड़ा सा दिमाग में आपकी कहानी बन जाए कि फिर उसके बाद में हम शुरू करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध, और एक तरीके से रिवीजन भी हो जाएगा। तो कहता ये है कि आप निश्चिंत रहें। डुप्ले कहता है अनवरुद्दीन से कि आप निश्चिंत रहें, मैं अपने कब्जे में लेने के बाद में आपको रिटर्न कर दूंगा, लेकिन आप अंग्रेजों के साथ मिलकर कोई ऐसी गतिविधि मत करना जिससे मुझे कोई नुकसान हो, क्योंकि फिर आपको मद्रास नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मद्रास तो अंग्रेजों की बस्ती है ही है। और अगर मैंने उसको अपने कब्जे में लेकर के फिर आपको दे दिया, तो हो सकता है उसको छुड़ाने के लिए अंग्रेज आपको फिर कुछ और मुनाफा दें, कुछ धन दें, कुछ शर्तें रखें जिससे आपका फायदा होगा। तो आप शांत रहिएगा, आप बोलिएगा मत बीच में, और हमको हम जो कर रहे हैं करने दो। अनवरुद्दीन को ये चीजें सही लगती हैं कि भैया बिना मारपीट किए अगर हमें कुछ फायदा हो रहा है तो ठीक है ना, मरने दो। ये दो कंपनियां आई हैं व्यापार करने के लिए, आपस में करें, लड़े, मरे, कटे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझसे मेरा फायदा चाहिए। होता ये अंततः डुप्ले जो है वो फ्रांसीसी कंपनी जो है वो मद्रास को अपने कब्जे में ले लेती है। और अनवरुद्दीन जब उसको कहता है, याद दिलाता है कि भैया तुमने जैसा कि वादा किया था, तुमने कहा था कि कब्जे में लेने के बाद मुझे दोगे, तो डुप्ले वहां बदल जाता है। कहता है कि ऐसा है चचा, मरे हम, लड़े हम, और हमारी सैनिक जो है भूखी प्यासी रह करके लड़े, तलवारें वो चलाएं, और मजा आप लोगे, ऐसा कुछ नहीं है, निकलो यहां से, ये हमारे ही कब्जे में रहेगा। अनवरुद्दीन को ये बात खटक जाती है, और वो अंग्रेजों की मदद से जो है एक युद्ध होता है, जिसको हम फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के तहत पढ़ते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध के तहत पढ़ते हैं। और ये युद्ध होता है जिसमें युद्ध में ये होता है कि एक बैटल ऑफ अदयार के नाम से भी ये युद्ध जाना जाता है। अदयार एक नदी होती है, उसके किनारे युद्ध लड़ा जाता है। सेंट थोम के नाम से भी ये जाना जाता है। जो मुख्य मुख्य चीजें मैं आपको वो रिवाइज करवा रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। और इस युद्ध में जब हो जाती है युद्ध का सारा सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर इसमें एक संधि होती है जिसको एक्सला-शैपल संधि बोलते हैं, जो कि यूरोप में होती है। और उसके तहत सारी चीजें जो भी एक दूसरे के क्षेत्र कब्जे में लिए जाते हैं वो वापस कर दिए जाते हैं। फ्रांसीसी जो क्षेत्र कब्जे में लेते हैं अंग्रेजों के, वो रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न जो अंग्रेज जो क्षेत्र लेते हैं कब्जे में फ्रांसीसियों के, वो रिटर्न कर देते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्र होते हैं जो अंग्रेज अपने कब्जे में लिए रहते हैं फ्रांसीसियों के, उसको वो वापस कर देते हैं। तो इस संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध यही खत्म हो जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हम ये देखते हैं कि दो गद्दियों के लिए, दो जगहों को पाने के लिए, दो सत्ताओं को आपस में एक दूसरे से मतलब आप सत्ता पाने के लिए युद्ध होता है, जिसमें हैदराबाद का निजामुल मुल्क, आसफ जाह निजामुल मुल्क के मृत्यु के बाद में, और इधर कर्नाटक में कर्नाटक का नवाब
दोस्त अली की मृत्यु के बाद में अनवरुद्दीन और शंदा साहिब में लफड़ा शुरू हो जाता है और इधर मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में लफड़ा शुरू हो जाता है। अंततः ना मुजफ्फर जंग को गद्दी मिलती है, ना नासिर जंग को गद्दी मिलती है, गद्दी मिलती है सलावत जंग को। इधर चंदा साहब की हुकूमत तो हो जाती है, कर्नाटक का नवाब तो बन जाता है वो, लेकिन नवाब बनने के बाद में फिर होता उसमें ये है कि वो भी चालाकी से, चूंकि रॉबर्ट क्लाइव आता है और वो भी चालाकी से 1700 मतलब 54 के तहत उसकी भी मृत्यु कर दी जाती है और मोहम्मद अली को बंगाल का कर्नाटक का नवाब बना दिया जाता है और जिससे वह युद्ध भी पांडिचेरी की संधि के बाद में खत्म हो जाता है। वहां पर भी एक संधि हो जाती है, जो भी क्षेत्र इधर उधर लिए जाते हैं वो लौटा दिए जाते हैं व्यापारिक कंपनियों के जरिए और फिर वहां पर भी एक संधि हो जाती देखने को मिलती है हमको द्वितीय कर्नाटक युद्ध में। अब कहानी शुरू होती है तृतीय कर्नाटक युद्ध की। तृतीय कर्नाटक युद्ध की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि यह, अगर इसको हम देखें इतिहास में, तो यह सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह वांडीवाश के युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है। अच्छा, जो फिर उसके बाद में इस युद्ध का जो मुख्य कारण है वो ये है कि यूरोप कॉन्टिनेंट में हो रहे प्रशा और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए, जिसमें प्रशा की मदद करती है अंग्रेजी हुकूमत यानी ब्रिटिश कंपनी और ऑस्ट्रिया की मदद करती है फ्रांसीसी कंपनी। और ये शुरुआत इसकी जो होती है वो होती है 1756 से और इसी को हम नाम देते हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। अब इसको आप इस तरीके से जान सकते हैं कि 1756 से लेकर के 1763 तक का ये पूरा इनका जो दास्तान है वो चलता है। इसमें अगर हम देखें तो जो डुप्ले होता है, जो कि हमने पहले देखा है, डुप्ले गवर्नर जब होता है फ्रांसीसियों का तो बड़ा ही मतलब योग्य व्यक्ति होता है, बड़ा ही योग्य फ्रांसीसी गवर्नर होता है। उसके देखरेख में, उसकी जो है क्या कहते हैं नेतृत्व में फ्रांसीसियों को अधिकतर विजय मिलती है, अधिकतर जो है सफलताएं हासिल होती हैं। लेकिन डुप्ले के बाद में जो एक दूसरा फ्रांसीसी गवर्नर आता है गौडेहू, वो सिर्फ और सिर्फ संधि कराता है और संधि कराने के बाद में वो उसका भी काम बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। ये जो युद्ध शुरू होता है 1758 में, वो भी कौन, किसके आने के बाद में, एक बंदा है काउंट डी लाली, ठीक है। आप नाम याद कर लीजिए या नाम लिख लीजिए, काउंट डी लाली। और ये है कौन, काउंट डी लाली, ये फ्रांसीसी गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर है, फ्रांसीसी गवर्नर। अब इसको भारत आने की क्या होड़ मची है भाई, इसके यहाँ ऑलरेडी इतनी दिक्कतें चल रही हैं, तो इसको भारत आने की होड़ क्या मची है। भारत आने का मुख्य कारण है 1757। देखो इतिहास जो है वो एक कड़ी दूसरे कड़ी से जुड़ी है। अब मैंने 1757 अगर लिखा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 1757 जो है वो बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी क्या, बंगाल, बंगाल का क्षेत्र जो है वो रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन के जरिए जीत लिया जाता है। बंगाल का जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वो जब जीत लिया गया, ये थोड़ा सा मैंने कुछ ज्यादा बना दिया, मतलब ये ऐसे ही है, बंगाल का जो भी अपना लोकेशन है वो कुछ इसी तरीके से है, इधर से ही बंगाल, उड़ीसा और बिहार, ये जो है क्षेत्र ये अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। और बंगाल में स्थित चंद्रनगर, जिसको चंदन नगर के नाम से भी जाना जाता है, जब मैंने फ्रांसीसी कंपनी के बारे में पढ़ाया था, पर्टिकुलर इसी कंपनी के बारे में पढ़ाया था, तो एक बस्ती होती है जो कि चंद्रनगर होती है और वो फ्रांसीसियों की बस्ती होती है। उसको भी उस टाइम जो अंग्रेजी हुकूमत होती है वो अपने अधीन कर लेती है, क्योंकि सर्वोच्च बंगाल पर उनका अधिकार हो जाता है। तो जब बंगाल पर अधिकार हो जाएगा तो उसमें जितनी भी इर्द गिर्द बस्तियां जो भी है वो सारी की सारी अंग्रेजों के अधीन आ जाएंगी। अब जो स्थिति शुरू होती है वो फ्रांसीसी गवर्नमेंट जो कि गवर्न करती है भारत में अपने सारी कंपनियों की बस्तियों को, वो अपने यहाँ के एक बंदे को भेजती है जिसका नाम होता है काउंट डी लाली। उसको भेजती है भारत की, भैया जाओ देखो अंग्रेज कुछ ज्यादा उत्पात मचाए हैं, ये ना तो बैठेंगे ना बैठने देंगे, यहां भी सर पे चढ़े हैं, वहां पर भी सर पे चढ़े हैं।
यहां का मतलब यूरोप में भी। हमने अभी बताया ना, प्रशा और जो है क्या कहते हैं ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध ऑलरेडी चल ही रहे हैं वहां पे। और ठीक उसी प्रकार यहां बंगाल को भी इन्होंने जीत लिया अंग्रेजों ने। अब जब बंगाल को जीत लिया तो जाहिर सी बात है कि 1757 में बंगाल को जीतने के बाद जो चंद्रनगर है, जो कि इनकी बस्ती है, जो कि इनके व्यापारिक मुनाफे का एक केंद्र है, उसको भी इन्होंने छीन लिया। अब क्या करेंगे ये कि ये काउंटी लाली को भेजते हैं, और काउंटी लाली जो आता है वो यहां पर सेंट फोर्ट डेविड नाम का एक किला होता है, जिसको ये अपने कब्जे में कर लेता है, जो कि अंग्रेजों का होता है। और सेंट फोर्ट डेविड किले को कब्जे में करने के बाद में ये तंजौर की तरफ बढ़ता है। तंजौर की तरफ बढ़ता है, जो कि आज के तमिलनाडु में स्थित है। तंजौर की तरफ जब बढ़ता है तो यहां पर तंजौर में इसको जो है वो स्थिति जो है क्या कहते हैं सफलता नहीं मिलती। अब जब तंजौर में इसको मुंह की खानी पड़ती है, तंजौर में इसको सफलता नहीं मिलती है, तो ये फिर आगे बढ़ता है मद्रास को अपने कब्जे में लेने के लिए। और मद्रास को कब्जे में लेने के लिए क्या करता है, इसकी घेराबंदी कर देता है, मद्रास की घेराबंदी कर देता है। लेकिन मद्रास की घेराबंदी कर देता है, लेकिन उससे पहले भी एक कहानी और हम आपको बता दें कि यहां जो हैदराबाद होता है, और हैदराबाद में जब आपने दूसरा कर्नाटक युद्ध पढ़ा है, जिसमें सलावत जंग बैठा है गद्दी पर, सलावत जंग बैठा है गद्दी पर, और फ्रांसीसी कंपनी का एक बंदा जिसका नाम होता है बस्सी, कल मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी, जिसका नाम होता है बुस्सी, वो बैठा है इसके दरबार में फ्रांसीसी गवर्नमेंट का एक क्या कहते हैं अनुयायी बनके, फ्रांसीसी गवर्नमेंट का एक जो है मेहमान बनके, जो कि क्या कर रहा है, हैदराबाद पर लगातार अपनी नजर बनाए रखे है कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही है हैदराबाद में जिससे फ्रांसीसी कंपनी का अपना जो है क्या कहते हैं अधिकार समाप्त हो जाए, फ्रांसीसी कंपनी का अपना जो भी एक वर्चस्व है वो खत्म हो जाए। तो ये काउंट डी लाली जो होते हैं, ये बस्सी को बुला लेते हैं अपने पास में कि भैया ऐसा है, हमने तंजौर में हमला किया, तंजौर के हमले से हमको बहुत ज्यादा जो है क्या कहते हैं मुनाफा नहीं देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पर हमें सफलता नहीं मिल रही है, तो अब हम मद्रास पर जा रहे हैं घेराबंदी करने के लिए, जिसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। ये काउंट डी लाली बस्सी से कहते हैं। अब बस्सी काउंटी लाली के साथ में आ जाता है और हैदराबाद का एरिया हो जाता है क्लियर। हैदराबाद का एरिया जैसे क्लियर होता है, ये अंग्रेज जो है, जिसको अंग्रेजी हुकूमत तुरंत अपने कब्जे में ले लेती है, सलावत जंग के पास जाती है, और सलावत जंग में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अंग्रेजी हुकूमत से बगावत कर सके, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजी हुकूमत का प्रसार बहुत तेजी से हो रहा होता है, वो अपने एम्पायर को बहुत तेजी से एक्सपेंड कर रही होती है। तो इसमें होता क्या है कि सलावत जंग जो है वो अंग्रेजों की तरफ आ जाता है, बस्सी चला जाता है काउंटी लाली के बुलाने पर इधर, और ये जो है फ्रांसीसी कंपनी जिसमें काउंटी लाली और बस्सी ये मद्रास पर अपना घेरा डाल देते हैं, और मद्रास पर घेरा डालने के बाद में ये यहां पर एक जगह है जो कि पांडिचेरी और मद्रास के बीच में पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं वांडीवाश में 1760 में काउंटी लाली और बस्सी, और इधर जो है एक अंग्रेजी जो है क्या कहते हैं व्यक्ति होता है, अंग्रेजी हुकूमत का एक बंदा होता है जिसका नाम होता है कुक, वो सब मिलकर के एक युद्ध लड़ते हैं जिसको बोलते हैं वांडीवाश का युद्ध या तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसमें संपूर्ण सेना फ्रांसीसी कंपनी की और जो दल बल और क्या कहते हैं जो नौसैनिक पोत है या फिर जो सेनाएं हैं वो अंग्रेजी हुकूमत की, जो कि बंगाल से भी सम्मिलित है, और इनके जो पहले की अपने छोटे मोटे जो भी बस्तियां थी वहां से भी सम्मिलित सेनाएं हैं, वो सारी की सारी एक दूसरे पर आमने सामने धावा बोल देती हैं। अब इधर ये जो फ्रांसीसी कंपनी और इधर ब्रिटिश कंपनी, ये दोनों आपस में एक दूसरे पर धावा बोल देती हैं, और फिर इस युद्ध में निर्णायक रूप से जिसकी विजय होती है वो होती ब्रिटिश कंपनी की, और फ्रांसीसी कंपनी हार जाती है। हार जाने के बाद में फिर 1763 में, ये बात है 1760 की। अब जब 1763 में एक संधि होती है, और संधि के तहत होता यह है कि ये जो
संधि है ये कहलाती है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि, सॉरी, ये जो 1763 में एक संधि होती है जिसको हम बोलते हैं पेरिस की संधि। और इस संधि में जो भी क्षेत्र एक दूसरी कंपनियों के जरिए लूटे जाते हैं वो क्षेत्र वापस कर दिए जाते हैं। जो अंग्रेजी हुकूमत लूटती है फ्रांसीसी की, वो वापस कर देती है फ्रांसीसियों को। जो फ्रांसीसी हुकूमत लूटती है, फ्रांसीसी कंपनी जो लूटती है अंग्रेजी हुकूमत की, वो वापस कर देती है अंग्रेजों को। तो इस आधार पर यह युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन यहां पर एक जो है अपना एक वो रखते हैं, अपनी एक शर्त रखते हैं, अंग्रेज अपनी एक शर्त रखते हैं। वो ये रखते हैं कि आप फ्रांसीसी कंपनियों से, अंग्रेजों की शर्त होती है वो ये होती है कि आप सैन्य शक्ति, आप यानी फ्रांसीसी कंपनी किसी भी फ्रांसीसी कंपनी अपनी किसी भी बस्ती में सैन्य शक्ति नहीं रख सकती। सैन्य शक्ति का मतलब सैनिक नहीं रख सकते हो, कोई आक्रामक हथियार नहीं रख सकते हो, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं रख सकते हो जिससे आपको ये लगे कि आप आगे चल के फिर कंपनी के साथ में प्रतिद्वंदिता में आ सकते हो। यानी किसके, कौन सी कंपनी के? ब्रिटिश कंपनी के। ठीक है, कि आप कोई भी सैन्य शक्ति नहीं रख सकती है। क्यों? क्योंकि फ्रांसीसियों को बार बार उनको देख करके कि हाँ भैया ये अभी मारे गए हैं, फिर ये सर उठा के खड़े हो गए, फिर अभी झपड़ी आए हैं, फिर ये खड़े हो गए, फिर अभी पीटे हैं, फिर खड़े हो गए। इस आधार पर इनको कहा गया कि भैया ऐसा है, तुम यहाँ पर व्यापार करो जब तक आपकी इच्छा है, हम व्यापार करने के लिए नहीं आपको मना कर रहे हैं, व्यापार करिए, लेकिन आप कोई भी सैन्य शक्ति किसी भी बस्ती में नहीं रख सकते हो। तो ये है तृतीय कर्नाटक युद्ध का एक अपना जो है प्रारूप, और इस तरीके से ये तृतीय कर्नाटक युद्ध की कहानी है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी, चीजें आपको बहुत अच्छे से मैंने बताई हैं, कोशिश करी है। अब मैं जो एक छोटा छोटा अगर आपको बता दूं कि इसमें जो याद रखने वाली चीजें हैं या क्या है, मैं तीनों कर्नाटक युद्ध के बारे में थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाया दे रहा हूं। देखिए, जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध है यानी प्रथम कर्नाटक युद्ध वो कब हुआ था? 1746 से लेकर के 48 के बीच में हुआ था। क्यों हो रहा था? ये ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को पाने के लिए चल रहा था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को पाने के लिए हो रहा था। इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें होती है एक्स ला शैपल की संधि होती है। इसमें एक्स ला शैपल की संधि होती है। ठीक है, इसको आप बैटल ऑफ अडयार यानी आप जिसको अडयार बोलते हैं, या आप सेंट थोम का युद्ध भी कह सकते हो। इतिहास में पूछा जाता है, पेपर में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि सेंट थोम का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 2 3 4, जिसमें आपको 46 48 हो जाएगा, फिर 70 68 हो जाएगा, फिर 1757 हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसको सेंट थोम का युद्ध भी कहते हैं, सेंट थोम का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, सेंट थोम का युद्ध कहते हैं। अब जो इसमें अगला है वो है आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? क्यों हुआ था भाई कर्नाटक युद्ध जो है वो क्यों हुआ था और ये कब हुआ था? ये 1749 से लेकर के 54 तक हुआ था। और इसमें जो होता है क्या, और ये 748 में होता है ये संधि। और इसमें जो शुरुआत इसकी क्यों होती है? इसमें हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के लिए लड़ाइयां होती हैं। हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के लिए, भाई कौन निजाम बनेगा और कौन नवाब बनेगा, गद्दी के लिए होती है ये लड़ाइयां। यानी कारण इनका यही होता है मुख्य रूप से।
इसमें कौन सी संधि होती है? इसमें पौंडीचेरी की संधि होती है, पौंडीचेरी की संधि होती है। और पौंडीचेरी की संधि के तहत में क्या होता है, और ये पौंडीचेरी की संधि 1754 में 55 में होती है, क्योंकि 1754 में ये युद्ध खत्म होता है। और उसमें जो गोडेहू होता है वो आता है भारत में फ्रांसीसी कंपनी गवर्नर बन के, और फिर वो जो है इसकी संधि करवा देता है। उस टाइम अंग्रेजों का जो वर्चस्व होता है वो उतने हद तक नहीं होता है जितने हद तक 1757 के बाद बढ़ता है। अब इसमें जो अगला युद्ध है वो शुरू होता है आपका तृतीय कर्नाटक युद्ध। यदि हम देखें तो तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है वो शुरू होता है आपका, वो अभी मैंने आपको ये सारी कहानी बताई है, उसमें 1756 से लेकर के और ये शुरू होता है 63 तक। इसको हम सप्तवर्षीय, और इसका क्या है, इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं। और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, प्रशा मतलब इसका कारण है प्रशा और ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया में चल रहे युद्ध इसके कारण होते हैं। ऑस्ट्रिया में चल रहे जो युद्ध है उत्तराधिकार के लिए, उसका कारण होता है मुख्य चल रहे युद्ध होते हैं इसके कारण। और इसमें जो क्या देखने को मिलता है, इसमें कौन सी संधि होती है, पेरिस की संधि होती है। और पेरिस की संधि कब होती है, 1763 में। और 1763 में पेरिस की संधि के बाद में देखने को मिलता है कि फ्रांसीसी कंपनी का काम यहाँ से खत्म हो जाता है। अब यहाँ से इकलौती कंपनी जो बचती है भारत में, चाहे वो व्यापार करने के लिए, चाहे वो राजनीतिक हस्तक्षेप करने के लिए, चाहे वो जिस तरीके से, वो कंपनी होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। और फिर उसके बाद में अब जो हम अगला शुरू करेंगे वो इसके आगे की कहानी शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।